Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the topics of 17th of April, starting with the first election manifesto. Regarding the political approach to study the comparative politics, civic culture is important. For the civic culture to thrive, important thing is to important thing is citizen participation in the political process. वो कैसे होता है? When they are aware of what political parties are offering and what they are demanding, and if they are meeting the demands of citizen or not. उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है with respect to manifesto. Each political party gives certain kind of direction to what public policy will be there in next 5 years, और वो मैनिफेस्टो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज निकालती हैं. उसमें से एक मैनिफेस्टो सामने में. दिस मैनिफेस्टो showcases the commitment of the government, present government, regarding the welfare process. Welfare approach, free ration, next 5 years, self-reliance, public of pulses. So we can say that this is a part of the passive system adopted by the citizen कि आप रिसीवर एंड में है. लेकिन किस में आप एक्टिव है? जहाँ पर where there is an increase in the capabilities of the people in the skill areas, टेक्निकल स्किल, मुद्रा लोन्स, सब में एक्टिव पार्टिसिपेंट है. तो पैसिव एक्टिव का जो कल डिस्कस किए थे पीटी में, तो वो देख सकते हैं. यहाँ पर हर एक एरिया का बात हुआ है. पुअर, फार्मर, वुमेन, मिडिल क्लास. मिडिल क्लास के लिए हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आरोग्य मंदिर, कीवर्ड, मुद्रा योजना, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, इम्प्लीमेंटेशन यूसीसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44, वन नेशन वन इलेक्शन, कॉमन वोटर लिस्ट. लेबर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए स्कीम लाया गया था हाईवेज में कि एसी होना चाहिए. एम्पावरमेंट ऑफ गिग वर्कर्स अंडर द कोड, न्यू कोड, ई श्रम पोर्टल. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लेबर्स हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल है. दे कैन avail their benefit from the portal. They can check their list, और कुछ भी grievances है they can address that on the ई श्रम पोर्टल. ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जॉब में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, साउथ तमिलनाडु में, नॉर्थ में भी फ्रेट कॉरिडोर से लेकर के डिफरेंट एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसे प्रमोट किया है. पीएम स्वनिधि स्कीम डिप्राइव्ड के लिए. विश्वकर्मा, विश्वकर्मा इज फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, उनको स्किल को बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए. स्वनिधि वेंडर्स के लिए. फिशरमैन के हिसाब से देखा जाए तो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. फिर रोल ऑफ फिशरीज बोर्ड, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ब्लू इकोनॉमी हो सकता है. हेल्थ केयर, सिटीजन, सीनियर सिटीजन, मेकिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक्सपैंडिंग द एक्सप्रेस वे टू 15,000 किलोमीटर. न्यू रेलवे लाइन, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन. विरासत और विकास, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज और सिविलाइजेशन, दोनों को कंजर्व करना है, प्रमोट करना है. इंडियन लैंग्वेजेस, आयुर्वेदा, योगा, क्लासिकल म्यूजिक, डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या सिटी, काशी. तो ओवरऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द विकसित भारत. इसमें वेलफेयरिज्म भी है, इंसेंटिव भी है, इसमें ई गवर्नेंस का बात हुआ है, इसमें टारगेटेड अप्रोच ऑफ बेनिफिशियरी बात हुआ है, इसमें विकसित और विकास, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज की बात हुआ है, स्टूडेंट का बात हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सीनियर सिटीजन और केयर, केयर इकोनॉमी की बात हुआ है इसमें. तो एवरीथिंग हाइजीन का हुआ. तो और क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से? तो दो और एस्पेक्ट आ सकते थे इसमें. पहला, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कैसे वाटर क्राइसिस को कम कर सकते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होना चाहिए, और भी वो इसमें मेंशन नहीं है. तो अगर औशिक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए
कि ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम पीरियड जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को एक रोल होना चाहिए कि भाई आपके फर्स्ट पेज पे अगर करंट गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है, बेशक से उनका मैनिफेस्टो ही आता है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि ये तो आपका मैनिफेस्टो है। तो इस तरीके से हर पार्टी का आना चाहिए, या फिर कुछ अलग, या फिर लास्ट में होने चाहिए, फ्रंट पेज पे नहीं आना चाहिए। पहली बात यह है कि जो न्यूज़पेपर का अपना अधिकार है, उनका एडवर्टाइजमेंट का अपना हक है, वो कहीं भी कर सकते हैं। और फ्रंट पेज खरीदने का वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है मौका, चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है। जहाँ तक नेशनल पार्टी का स्टेटस है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी स्टैंड है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको फ्री एक टाइमिंग दिया जाएगा, चैनल के अंदर में आप जाकर बोल सकते हो। एक अलग से हेडक्वार्टर दिया जाएगा, सबके लिए नहीं कर सकते। सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए करेंगे तो फिर देयर विल बी अ प्रोलिफरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत सारे आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो नहीं, सकती नेशनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो एक है। दो नेशनल तीन पार्टीज चार। में, नेशनल पार्टीज अगर है तो तो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टीवी मीडिया, बाकी सब। यहाँ पर हो सकता है कि एक पेज को डेडिकेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय में, जहाँ पर होना चाहिए एक ऑल्टरनेट डे में एक ऑपोजिशन पार्टी का होना चाहिए और अगले दिन गवर्नमेंट के, ऐसे डेडिकेट कर सकते हो। कर हम्म। हम्म, एक पेज एक्स्ट्रा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन दैट इज that is caused due to the import of goods and services or import of raw materials. जैसे यहाँ पर we import generally energy from the West Asia, and during the Israel and Iran crisis the price of the crude oil has increased। उसके कारण भी जो इनिशियल कॉस्ट है ऑफ रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाता है, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज सिंपली वेरिएंट ऑफ कॉस्ट पुश। डिमांड पुश मतलब डिमांड बढ़ रहा है तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीजिंग। हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर कॉस्ट पुश कैसे हो सकता है, तो उस साल फूड ग्रेन बहुत कम हुआ, बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे, राइस वीट, इट वाज इट गॉट वेस्टेड हाँ तो ड्यू टू द हाँ फूड वी सिक्योरिटी, कैन उसके कारण कॉस्ट पुश हो सकता है। ये और भी तो लेबर इसमें ये इम्बैलेंस हो सकता है। हम्म, कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है मेजरली वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है ज्यादा टाइम्स। एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स। और अगर एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हम बोलते हैं जो टाइम लैग होता है वो टाइम लैग कम होता है जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर डेप्रिशिएट होगी करेंसी तो इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। बट हम बोलते हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करना है इंक्रीज करना है तो करेंसी इट शुड डेप्रिशिएट या डी वैल्यू करती है सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बट वहां पे टाइम लैग ज्यादा होता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का भी हम ये बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और ज्यादा लेवल पे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो ज्यादा देखा जाता है। और बाहर से अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वी नीड टू पे मोर एंड मोर रुपीज, उसी कारण क्या होता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज होता है, एक्सचेंज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएट बिकॉज फॉरेन इसके रिगार्ड करेंसी। नहीं, अगर ऑलरेडी करेंसी डेप्रिशिएट कर चुकी है तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इस सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट का और करेंसी डेप्रिसिएशन का। हाँ, लेकिन ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ रहा है डॉलर के हिसाब से, तब तो आपको खरीदना ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो फिर और खरीदना पड़ेगा और डॉलर जाएगा और फिर डिप्रिशिएट करेगा, तो एक साइकिल हो जाता है, हो सकता हम्म। है। प्लान्स इन प्लेस टू बूस्ट सिटीज वाटर आउटपुट रिगार्डिंग न्यू दिल्ली, तो वहां पर वाटर एटीएम इट वाज डिस्कस, लेकिन उसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है, वाटर एटीएम वाटर रिलेटेड जल माफिया, इट हैम्पर डिग्निटी ऑफ वुमेन, लाइन में लगे रहो, इट क्रिएट्स अ इम्पिडेमेंट टू द सोसाइटल वेलबींग, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं, क्लासेस होता है, डिवीजन होता है। तो वाटर एटीएम में शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म में डिस्कस कि एक्विफायर रिचार्ज होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसी के हिसाब से लिया हुआ है। अगर वाटर एटीएम का स्पेसिफिक बोलूँ तो दिक्कत सिर्फ एक है कि वाटर एटीएम के बारे में लोगों को एक तो पता नहीं होता है। दूसरा, वाटर एटीएम जहाँ पर बनते हैं उसके अंदर जो पानी वाया टैंकर्स भरा जाता है वो टाइमली नहीं होता है, उसमें डिले होता है। और
इसके अलावा जो वाटर एटीएम्स है उनके अंदर जो वाटर की पोर्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, उसका साफ सफाई नहीं होती है बाय दी अथॉरिटीज। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं वाटर एटीएम में। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए फ्रेश वाटर एक्वाफर, वाटर लॉगिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग डेवलपिंग देम एज अ फ्रेश वाटर एक्वाफर। दूसरा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्यूबवेल। लेकिन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। पहली बात है कि एटीट्यूडनल चेंज, कि आप ग्रे वाटर वापस से रीयूज करें। हर एक सोसाइटी, बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर में भी एक स्मॉल एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए दैट इज रन बाय द RWA। उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर अब यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ कुछ एरिया में वाटर टेबल बहुत कम है, ओवर एक्सप्लॉटेड एरियाज है, कुछ कुछ जगह में हाई है। अब क्या हुआ कि ऑल दीज रीजन वहां पर ट्यूबवेल लगाया जाएगा, और द वाटर विल बी एक्सट्रैक्टेड मोर एंड मोर इन दैट रीजन एंड विल ट्रांसपोर्टेड टू द वाटर एक्सप्लॉटेड रीजन। उसके कारण और सब जगह में दिक्कत हो जाएगा। दैट इज वाई ग्राउंड वाटर एक्वाफायर रिचार्ज इज इंपॉर्टेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, rather than सिर्फ ऐसे क्लोरिनेटेड वाटर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें बात हुआ, एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन, ट्रीटमेंट बाय द UV रेज, वो भी कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव वी कैन टॉक अबाउट दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से रिफॉर्म, क्योंकि CAG हैव आल्सो पॉइंटेड आउट कि इतने कितने हजार करोड़ दिया गया, 2.37 करोड़ हैव बीन अलॉटेड टू द दिल्ली जल बोर्ड, लेकिन उसमें से बहुत कम यूज हुआ। तो एक उसमें हो सकता है। पॉइंट है कि महाराष्ट्र में जो ट्राइब्स है उन्होंने अपने घर के ऊपर जो रेन वाटर है उसको सेव करके ग्राउंड वाटर को फील करने के लिए वो किया हुआ है। तो कंक्रीटाइजेशन का प्रयोग कम करके इस तरह से कर सकते हैं ताकि बारिश का पानी जमीन के नीचे जाए और जो भूजल स्तर है वो बढ़े, क्योंकि नॉर्थ में जो हम रिवर्स देखते हैं वो ज्यादातर ग्लेशियर से पिघल कर आ रही है, वो उनका मेन सोर्स है, और दूसरा बारिश है। तो उसको किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स या फिर इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अपनाए गए हैं, एक गांव में पूरे गांव को इस तरह से बनाया गया है कि जितना भी वाटर बारिश से आएगा वो सारा या तो ग्राउंड वाटर होगा या फिर उसको यूज किया जाएगा। हम्म इस साल PT में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है दैट यूजेस रॉक्स, तो ओरंगुटान एग्जाम्पल था। तो वैसे ही ऑल द 3 स्पीसीज दैट हैव बीन बॉन्ड फाउंड इन द लक्षद्वीप सी, दे यूजेस टूल। कैसे? डेड कोरल को उठाते हैं, ये फिश है, ये डेड कोरल नीचे में उठाते हैं और दे ब्रेक द शेल ऑफ द सी अर्चिन सो दैट दे कैन गेट टू द एडिबल पार्ट्स इनसाइड। तो सिर्फ और सिर्फ चिंपैंजी या फिर क्रो का बात करते हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ द टूल्स टू एक्सट्रैक्ट वाटर्स ऑफ और फूड, लेकिन फिश कभी सुने नहीं। तो फिश भी, तो ये अलग अलग नाम है, जैनसिन, रैशे, चेकरबोर्ड और फिर मून। तो WRASSC ये कॉमन नेम है। ये तीनों कवरती आइलैंड लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप शी में मिले। दे यूजेस टूल, बस याद। व्हाई डू फिश नीड टूल? स्मॉल अर्चिन जो होते हैं इट आर इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ रीफ इरोजन। तो कोडल रीफ इरोजन जब बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट एसिडिफिकेशन या सी वाटर, राइजिंग सी वाटर टेम्परेचर, लेकिन यहाँ सी अर्चिन, तो एक तरह से नेचर ऐसा बना है फिश को कि वो अर्चिन को खाते हैं। तो बेसिकली जो फिश है इट इज हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द कोरल रीफ, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इट रेगुलेट द पॉपुलेशन, और इसको प्रेडेटर बोलते हैं, प्लस और माइनस। कंपटीशन कंपटीशन नहीं है, प्रेडेटर प्रेडेशन नहीं है, एक का प्लस एक का माइनस। द रैसिस यूजेस टूल्स, दे हैव नो हैंड क्लॉज और टेंटिकल्स, लेकिन वो ग्रास्प करते हैं अपने मुंह से करते हैं। स्पेशलाइज माउथ टू शूट डाउन प्रे, जैसे आर्चर फिश दे यूजेस जेट ऑफ वाटर। वैसे ही जो रैस है
They uses specialized mouth to break the shell of the sea urchin and eat it. सिर्फ और सिर्फ 18 फिश स्पीसीज यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड. ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ रैसेस, WRASSE. इसी टाइप के जो फिश होते हैं दे ऑलवेज यूज सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स समवेयर. However, their geographical location may vary, size may vary, लेकिन ये यूज करते हैं. ये बस इंपॉर्टेंट है. अभी तक पता नहीं चलता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ वेरासिस के कॉमन है कि और भी फीस है ऐसा. फ्रॉम पीटी पर्सपेक्टिव नेम इज इम्पोर्टेंट और ये क्या करते हैं. क्या फायदा है इसको पढ़ने से, इसके तब हम लोग पता लगा सकते हैं कि वी ओनली टॉक अबाउट द ह्यूमन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इन द प्राइमेट, मंकीज, चिंपैंजी. लेकिन और भी एनिमल्स और बर्ड्स है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट. फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, they can be used for defense purposes. Russia had already used dolphin. Israel also uses dolphin for surveillance. वैसे ही क्रो बात हुआ, पिजन तो वो पहले से यूज करते आ रहे हैं. तो वैसे ही और भी एनिमल्स है और बर्ड्स है जिनके बारे में पता लग सकता है. ब्लीच्ड एंड डेड कोरल्स, ग्रेट बैरियर रीफ. अभी कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रहा है, इट इज 5th in the 8 years. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स. तो एक कोई पॉइंट है वहां पर अगर सोलर इक्लिप्स हुआ है तो उसको करीब 400 से 300 साल के बाद ही वो उस पॉइंट पे होगा, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट. बाकी जो एरिया होंगे वो तो अंबरा और पेरम्बरा में रहेंगे, तो डिफरेंट है. लेकिन जहां पर कुछ दिखेगा निशान, एग्जैक्ट जो पॉइंट होंगे वो पर 400 to 500 years के बाद ही होंगे. इन मोस्ट कैलेंडर ईयर्स देयर आर 2 lunar eclipses. In some years 1 or 3, none at all. Solar eclipse occur 2 to 5 times a year. 5 is exceptional. अलग अलग रीजन इन द अर्थ, वहां पर 5 टाइम्स हो सकता है, 2 to 5 टाइम्स. तो कोई भी एक टाइम नहीं है, तो ये तो रेडिकल स्टेटमेंट हो जाएगा. हाउ कैन women overcome professional barrier and walk career talk. इसमें बात हुआ डाइवर्सिटी. लास्ट पैराग्राफ मुझे अगर मैं ये कहूँ कि कोरल्स ह्यूमंस को हर्ट कर सकते हैं, सही होगा गलत होगा? कोरल्स ह्यूमन को हर्ट कर सकते हैं मतलब अगर ह्यूमंस इन कांटेक्ट आए कोरल्स के, तो ह्यूमंस को वो हर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? आई थिंक शायद कर सकते हैं क्योंकि टॉक्सिक एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, दे कैन अफेक्ट 2 तरीके से. पहला, रेस्पिरेटरी रिएक्शन हो जाता है, हेम्यूरेज तक, मतलब आपकी जो नर्व सेल्स है उनमें प्रॉब्लम जाती है, डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस की. ठीक है. अच्छा था. तो ये आप ब्लीच्ड कोरल्स के बारे में बोल रहे हैं, नॉर्मल जो हेल्दी कोरल्स है वो भी कर सकते हैं? नहीं, वहां से टॉक्सिक कोरल्स होना चाहिए. अच्छा ठीक है. टॉक्सिक से बना, हाँ ठीक है. हाउ women can overcome professional barrier and walk career path talk regarding the DEI, diversity, inclusivity and equity. हर एक कंपनीज अपना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू कि कभी कभी देखा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज डिक्रीजिंग. क्योंकि अगर आप डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी और इक्विटी के अनुसार चल रहे हो तो आपको पीरियड लीव होना चाहिए, आपको मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा. तो वो दे टॉक द पार्ट ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस, वो फिर मेल को ज़्यादा हायर करते थे, एक चांसेस हो जाता है. अलग अलग रीजन है. जेंडर वेज गैप इन द वर्क फोर्सेस, पहला बात है कि क्लैरिटी का इशू है. लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन, उनका रिलेशनशिप विद द मैनेजर और बाकी सब कलीग्स, वो इम्पैक्ट होता है टू द सेवरल रिस्ट्रिक्शन और पॉश और बाकी सब के कारण भी वैसे भी होता है इशू. दूसरा कि फैमिली वर्क और फिर दोनों डुअल वर्क के कारण उनका बर्डन बढ़ जाता है.
दैट इज वाई दे नीड टू बिल्ड अलाइज। अलाइज कौन होंगे? ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी पॉपुलेशन, या फिर और भी जो एम्पैथेटिक जिनका स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू विमेन एम्पावर, उनके साथ बात कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, और वर्कशॉप क्रिएट कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द स्पेस सेफ स्पेस इज क्रिएटेड और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। एक इसी का बात। तो फिलहाल 26.5 वुमेन के लिए, 81% मेन के लिए पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा कुछ कुछ एरिया में क्रिटिसिज्म होता है कि एलिगेशन ऑफ नॉन पार्टीशनशिप बिहेवियर और ज़्यादा होना चाहिए, और कैसे कर सकते हैं उनको। तो अभी लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंज अभी है विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, हेटेड इन्फोर्समेंट ऑफ द एमसीसी, पॉलिटिकल फंडिंग। लेकिन अगर 1957 में बात किया जाए तो पहली बार डीलिमिटेशन हुआ था। उसके बाद 1956 में फजल अली कमीशन के अंडर में बाउंड्री सेट हुआ था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का। पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में स्टेट्स को रखा गया था। जब 1951 1952 में इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 1950, उसके बाद 3 पार्ट में रखा गया। तो उसके बाद 56 में उसको फिर स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज किया गया था। जब रीऑर्गेनाइज किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हुआ था, बाउंड्री चेंज हुआ था, स्टेट का अपना बाउंड्री चेंज हुआ था। उस समय विदाउट टेक्नोलॉजी, बहुत कम टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस कम है, लिटरेसी बहुत कम है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उस समय कैसे इलेक्शन कराना, इट वॉज अ वेरी मेहनत प्रोसेस। तब भी इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, और डिस्पाइट एवरी चैलेंजेस, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए 50s में तो ऑलरेडी धीरे धीरे हर एक जगह में फूड सिक्योरिटी का इश्यू भी हो रहा था। चैलेंज ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल दैट हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, वो भी एक चैलेंज था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो नाराज नहीं हो जाए, उनका कैसे अपीज करे, वो भी एक चैलेंज था। तो उसके लिए क्या किया गया? पहली बात है 4 to 4.5 lakh new boxes were used, 1.68 lakh चौकीदार were deployed, 10 lakh security personnel were deployed, 3 lakh police men were deployed. कौशिक, आई वुड ऐड हियर कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स रही होंगी। एक पहला सेकंड प्रवेश। तो आप फिर 1957 में पहली बार बैलेट पेपर वॉज इंट्रोड्यूस, अ न्यू टाइप बैलेट पेपर यूज। वो तब तक चला जब तक ईवीएम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और उसमें फिर कांग्रेस जीते थे। He took 1957 में नेहरू at the age of 68 years, he took the vote as prime minister, और 62 तक रहे until unless he died in 1962 after the war. बोलो प्रवेश। हाँ, सो आई वाज टेलिंग हियर कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स रही होंगी। पहला आपने ब्यूटीफुली बताया कि जो कंट्री एज ए नेशन इन मेकिंग था, जिसमें नए नए पॉपुलेशन राइज हो रही थी, उसके बाद मैल न्यूट्रिशन, हंगर, फूड न्यूट्रिशन, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी। सबसे बड़ी चैलेंज जो था वो ये था, इतनी ज्यादा इलिटरेट सोसाइटी को यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज देना, कंपेयर करना। जब आप वेस्टर्न सोसाइटी से करते हैं तो वहां पर सिर्फ एडल्ट मेल प्रॉपर्टीड क्लास को ही वोटिंग राइट दिया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर हर किसी को दिया गया। इतना बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने निभाया, पहला। दूसरा, इंक्लूसिविटी, चाहे वो एससी है, चाहे एसटी है, चाहे वनरेबल है, चाहे वो वुमेन है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वुमेन्स के लिए स्पेशल पर्दे के अंदर बैलेट पेपर जो है वो दिए गए, ताकि जो सोसाइटी के एथोज हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। जो पर्दा सिस्टम उस समय पे प्रचलन में था, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया गया, सोसाइटी को भी रिस्पेक्ट करके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। इसके बाद जो सोशल इल्स थी, जिसमें हम देखते हैं रिलीजन, सेक्युलरिज्म, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इन सारे इज्म को, इन सारी आइडियोलॉजीज को नजरअंदाज करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम जो कि हमारा 1967 तक चला, उसके अंडर से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल है कि वन पार्टी सिस्टम से कंट्री आज के टाइम पे मल्टी पार्टी सिस्टम बनी। इसके अलावा
हम देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई, जिसमें अलग अलग चीजें आई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेके पॉलिटिकल कन्वेंशन आई, इलेक्शन रूल्स आए, आरपीए 1950 1951 के अंदर अमेंडमेंट्स हुए, जिसके अंदर आज के टाइम पे ये बात की जाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फंडिंग से लेकर के फिर जो आप मसल पावर और मनी पावर जो यूज होता था उन दिनों के अंदर, इलेक्शंस के अंदर पोल कैप्चर्स किए जाते थे, बूथ कैप्चर्स किए जाते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए सारी पार्टीज के लिए पॉलिटिकल कन्वेंशंस बने, इलेक्शन कमीशन के साथ अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके समझौते हुए कि किस तरीके से अगर आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर चाहते हैं तो आपको भी अपने कुछ शर्तें माननी होगी जो दूसरी पार्टी आपकी मानेगी और दूसरी पार्टी की आपको माननी होगी। तो कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, और हम्म आखिरी में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, जिसमें एआई से लेकर के ईवी, ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी, और वीवीपीएटी के बाद भी हम बात करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो आ गई है आज के टाइम पे इलेक्शन स्क्रीनिंग के लिए। ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हमें दिखता है कि इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी है, उसने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एथोस देने की। थैंक यू प्रवेश। इसमें बस एक ऐड मैं करूंगा, एक वर्ड, कि अभी तो क्या होता है कि फेज वाइज होता है इलेक्शन, 1 महीना तक चलता है, लेकिन उसमें सिर्फ जस्ट ओवर अ फोर्टनाइट में इलेक्शन हुआ था 1957 में। मतलब फोर्टनाइट मतलब क्या हुआ, 15 डेज हुआ फोर्टनाइट। हाँ। हाँ, ठीक है। Why has India allowed FII to invest in its green bond? Sovereign green bond RBI ने इनिशिएट किया, 16,000 करोड़ ऑलरेडी इट हैज इशूड, और लॉन्ग टर्म रहा है, इस साल का रहा है टारगेट 25,000 करोड़। उससे क्या होगा कि जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सोलर में इन्वेस्ट करेंगे, जो हाइड्रो पावर बिलो 25 मेगावाट है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बायोमास में इन्वेस्ट करेंगे, फॉर जनरेटिंग ऑफ द एलईडी पीएलआई स्कीम, सब में जो भी कार्बन फ्री, न्यूट्रल या फिर एनर्जी इफिशिएंसी उसको बढ़ाने में भी इसमें रोल रहेगा। अब इसमें बात होता है कि कैसे फंडिंग मिले। तो फंडिंग पहले था कि डोमेस्टिक कर सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एफआईआई का भी रोल आया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। लेकिन आई थिंक इसमें 10% से होती है ना। 10% नीचे, हाँ, एफपीआई और वही सेम। उससे क्या होगा, मोर एंड मोर दोनों का फायदा होगा, इंडिया का फायदा होगा, मोर एंड मोर मिलेगा उनको, फंडिंग मिलेगा, और एफआई को फायदा होगा कि दे कैन डाइवर्सिफाई दे पोर्टफोलियो, पूल ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा हर एक कंट्री के बीच में, जो ज्यादा ऑफर करेंगे इंटरेस्ट रेट में वो देंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ग्रीनियम लिखा हुआ है, क्योंकि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता है इट यील्ड लोअर इंटरेस्ट देन कन्वेंशनल जीसेक, अमाउंट फोरगॉन जो इंटरेस्ट बच जाता है जिसको बैंक लेते नहीं, बाय इन्वेस्टिंग देम इज कॉल्ड ग्रीनियम, उसको फिर यूज कर सकते हैं इन द ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीनियम एक कीवर्ड। वही लिखा है कि while in both the instances the bonds were ओवर सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब कर रहे हैं हर एक चीज में। अभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली वे डोमेस्टिक, अभी एफआईआई आने से बाहर से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कौन कौन होता है उसके अंदर, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, नेशन स्टेट सॉवरेन वेल्थ फंड, जैसे सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड, अरामेको, और बाकी बड़े कंपनी। लेकिन एक चैलेंज है कि अभी तक आरबीआई ने कोई फ्रेमवर्क नहीं स्टैब्लिश किया है जिससे पता लगा सके कि ग्रीन वॉशिंग अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाए। तो फ्रेमवर्क स्टैब्लिश होना चाहिए जीसेक के लिए, ग्रीन जीसेक। अगर सिंपल टर्म्स में हम ग्रीनियम जो आपने भी हाईलाइट किया, तो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ग्रीन प्रीमियम। तो इसको बोल सकते हैं कि रेफर्स टू जो या तो प्राइसिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं, और वी आर रेडी टू एक्सेप्ट लोअर यील्ड्स इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट ऑफ दीज ग्रीन बॉन्ड्स, क्योंकि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए इनको यूज किया जाएगा। ठीक है। इसमें बस इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है कि एना बर्जे
सी इज MD ऑफ वर्ल्ड बैंक. सी हैज ट्रैवल्ड इंडिया. वहां पर उन्होंने डिफरेंट इंडिया दिखा. क्या देखा उसमें? यूपीआई. जरूरत नहीं है अब जाके लाइन लगने का, आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली. डीबीटी देखा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. कैशलेस इन्वायरमेंट देखा. डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया स्टैक के बारे में सुना उन्होंने. फिर लखपति दीदी के बारे में देखा. माइक्रो फाइनेंस के बारे में उन्होंने जाना. फिर मुद्रा लोन हो गया. और ग्रीन क्लीन एनर्जी का बात किया जाए तो PLI स्कीम के बारे में जाना इन्होंने. अलग अलग रैपिड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट कॉरिडोर, और फिर उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन टू 100% विलेजेस के बारे में जाना. तो ये दिखाता उन्होंने बताया कि ये सब जो एग्जाम्पल है, दिस कैन बी अ बेंचमार्क फॉर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज. और साथ ही साथ जो डेवलप कंट्री है जहां पर सिर्फ आज भी कैश का यूज ज्यादा किया जाता है, वहां पर कैसे इंडिया के जो कोर डिजिटल सोल्यूशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं. एग्री स्टैक, डिजी स्टैक, बाकी सब. इंडिया में तो ऐसा हेल्थ आरोग्य इंश्योरेंस भी है, वो भी कैसे इंप्लीमेंट कर सके इन डेवलप कंट्रीज ऑल्सो. तो करेंटली इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट है. 3% ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और बढ़ने वाला. इजराइल वेपन्स वी हैव डिस्कस यस्टरडे. एक रेडार होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, और फिर एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल वेपन होंगे. शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज हो सकते हैं. नाम इसका एरो. एरो वी कैन डिराइव फ्रॉम द जो नाम से. स्टनर, डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर के आसपास. आयरन डोम. इंडिया के पास दो है. एक BMD हो गया, लैंड बेस्ड है. BMD फेज 1 फेज 2 छोटे, एक छोटे डिस्टेंस के, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए. और दूसरे वाले अभी नेवी के साथ चल रहा है बात, इसमें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ओशन और सी, उसमें भी हम लोग BMD स्टैब्लिश कर सकते. डेविड स्लिंग सब एयर डिफेंस मिसाइल है. स्पाइडर सिर्फ एंटी मिसाइल नहीं होता है, तो ये बस याद रखना, इट इज एंटी एयरक्राफ्ट, बॉम्बर, हेलीकॉप्टर, सब चीज. यहाँ लिखा हुआ है कि छोटे आयरन डोम, इतने छोटे से पार्ट, 100 किलोमीटर सिर्फ. कब यूज होता है? जब हमास यूज करते हैं, छोटे मिसाइल यूज करते हैं सामने से. डेविड स्लिंग बड़ा है. स्पाइडर और एरो 2400 किलोमीटर सबसे बड़ा. ये मैप देख लो 15 सेकंड में. और अगर हम रेंज की बात करते हैं, इंडिया को जो हमने बात करी थी 2 टायर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो उसमें टियर 1 जो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, उसका रेंज है अप टू 3000 किलोमीटर्स. और दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एक्सो एटमॉस्फेयर. टियर 1 इज फॉर एक्सो एटमॉस्फेयर. टियर 2 अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस, जो उसका रेंज इज अप टिल 5000 किलोमीटर्स, एंड दिस इज फॉर एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स. एटमोसफेयर के बाहर से अंदर से. हाँ, पहले बाहर है फिर अंदर है. Regarding the next one, regarding operation done by the BSF, joint operation BSF, फिर पुलिस फोर्सेस, CRPF, बस्तर डिवीजन के अंदर 29 मॉयर्स हैव बीन किल्ड. दिस शोकेसेस कि कैसे जो कंट्री है, इट यूजेस हार्ड पावर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि हर जगह इलेक्शन होना चाहिए, तभी जाके पोलिंग स्टाफ विल EVM लीव फॉर द इलेक्शन ड्यूटी इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट. सुकमा, बस्तर, इट इज मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री. छत्तीसगढ़ में दोनों, दांतेवाड़ा, सुकमा एंड बस्तर, 3 है. इट इज अ सक्सेस. तो ये बात 60,000 security personnel have been ordered by the Election Commission of India regarding the polling station. This is a critique अगर रेफरेंडम और इंडिया फ्यूचर. उसमें इनका स्टैंड पॉइंट ये रहा है कि इलेक्शन जब हो रहा है, क्या वो डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा विद द आइडिया ऑफ इंडिया. उसमें इंटीग्रेटिव अप्रोच रहेगा कि डिवीजन रहेगा, एथनो नेशनलिज्म प्रमोट होगा कि प्लूरलिज्म प्रमोट होगा. ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं. फिर इसमें पार्टीशनशिप विद रोल ऑफ द बिग इंस्टीट्यूशन, UPSC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CBI की नॉन पार्टीशनशिप रहेगा. इफ judiciary, media and other legislature will play a important role as a watchdog on the government action or not. If citizens will participate more and more in making the government accountable or not.
ये इलेक्शन डिसाइड करेगा। इसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज होगा। तो 2020 में जब ट्रम्प के समय में डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन यूज हो सकता है, तो यहाँ पर भी यूज होगा। तो कैसे डील करें, तो बात regarding to the last topic of election reform, already we have discussed in the above, लेकिन उसमें ऐड ऑन करना है इसमें कि कैसे फंडिंग होना चाहिए। एक पार्ट ऑफ द फंडिंग है कि आप उसको बंद कर दें, इलेक्टोरल फंडिंग होने ही नहीं चाहिए, या फिर क्या क्या सोल्यूशन है। पहली बात है नेशनल इलेक्शन फंड, वो एक सोल्यूशन है। इसमें सबको डोनर है, वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे, इनकम टैक्स कंसेशन नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से फिर नेशनल इलेक्शन फंड को बांटेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को विद द परफॉर्मेंस इन द मोस्ट रिसेंट इलेक्शन। हर 100 रुपया एक वोट के लिए बढ़ सकता है, कितने वोट मिले उतना 100 रुपया एक्स्ट्रा ऐड होगा। लेकिन ये सुनने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन कब क्यूबर समय लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए इसके लिए। लेकिन 71 कंट्रीज में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि पॉलिटिकल पार्टीज विल बी बेस्ड ऑन द वोट दे हैव ऑब्टेन्ड, और उसको स्टेट फंडिंग मिलेगा। फर्दर दूसरा हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में एक सीलिंग होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो। ऑडिटिंग थर्ड पार्टी के थ्रू होना चाहिए। नेशनल इलेक्शन फंड में टैक्स फ्री डोनेशन होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी गिवन अंडर द आरटीआई कि कौन से पार्टी को कितने फंड मिले और कौन कौन लोग नेशनल इलेक्शन फंड में पैसे डाले, डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स, कॉर्पोरेट। दूसरा कि और भी एरियाज है जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं। पहला कि जो जिनके ऊपर में केसेस हैं, हीनियस ऑफेंसेस पेंडिंग है, उनको भी कर सकते हैं। डी रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, 10 साल तक वो एक तरह से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन दे हैव बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम द टैक्स एग्जेम्पशन। उनको एक अलॉटमेंट ऑफ द कैंपेनिंग होता है, टाइम शेड्यूल होता है। तो क्या होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर होता है, लिमिटेड होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके फिर 3-4 सूडो पार्टीज है, तो 4 स्टार कैंपेनर हो गए, तो उनको फायदा हो जाता है एक तरह से। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अभी पावर नहीं है कि टू डी रजिस्टर, लेकिन उनको ऐसा होना चाहिए। दूसरा, इलेक्टोरल ऑफेंस में 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट जिसको मिलता है, दे शुड बी नहीं, फिर इसमें लिखा हुआ कि पेड न्यूज और फिर फेक न्यूज, इट शुड बी डेल्ट विद द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द आरपी एक्ट 1951। तो वी हैव कंप्लीटेड। इसमें जस्ट की एरियाज हाईलाइट करेंगे। रोल ऑफ द मैनिफेस्टो, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, सिटीज जो दिल्ली में कैसे वाटर क्राइसिस है उसको कैसे ऑगुमेंट करे, उसको कैसे मिटिगेट करे, वाटर एटीएम, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पीसीज दैट यूजेस टूल, रैसे का नाम था मून रैसे, WRASSE, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स 1 से ज्यादा होता है साल भर में। इलेक्शन कमीशन और उनका रिफॉर्म 1957 में पहली बार आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन एंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, कैसे उन्होंने करवाया इलेक्शन। FIA हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्रीन वॉर इन्वेस्टमेंट, उसे क्या फायदा होगा, कीवर्ड ग्रीनियम। इजराइल वेपन्स वी डिस्कस, एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, आयरन में छोटे होते हैं उससे बड़े स्पाइडर, सबसे बड़े एरो। इंडिया में BMD फेज 1, फेज 2, फेज 1 एक्सो, फेज 2 एंडो, रेंज भी बढ़ जाते हैं। रोल ऑफ द स्टेट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द मॉइस्ट प्रोन रीजन। फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड नेशनल इलेक्शन फंड, स्टेट फंडिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटरी, power of the ECI to register political parties, to make the paid news offense, or it has to debar the